ये इसको अभी रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं, लास्ट में दोबारा समझेंगे जब हम इरेशनल नंबर। जीरो आ गया है, रिमाइंडर के केस में भी ये पढ़ा जाता है, पूछा जाता है। रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में डेसिमल्स, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है, जो खत्म हो गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन अगर पूछे कोई, तो इस थ्योरम 1.2 समझते हैं पहले। ए कैसे, और इस थ्योरम की इंटीजर है तो ए पॉजिटिव इंटीजर है, ए स्क्वायर खुद पॉजिटिव इंटीजर, ए स्क्वायर को डिवाइड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए। जब भी कभी आपको कुछ ऐसा कंफ्यूजन लगता है वेरिएबल में, उसको नंबर में करके देखिए, आपको खुद समझ आएगी ये चीज। आपको याद भी, डेफिनेशन है कोप्राइम, की नीड कोप्राइम मीनिंग नहीं बनता है कि जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कोप्राइम, ऐसा नहीं हो, ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं। वो भी इसका यूज कैसे होता है, आ रहा है ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम है, दोनों का 1 आ गया, वो कोप्राइम नंबर 11 लिखता हूं। क्या ये आपको इसे किसी भी पढ़ा? हेलो क्लास 10, तो आज है आपका चैप्टर 1 रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3। अगर आप हमारे साथ फ्लो में आ रहे हैं तो आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 1.1 के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए होंगे हमारे साथ। तो आज हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे सभी कॉन्सेप्ट्स, वो मेजर कॉन्सेप्ट्स जो एक्सरसाइज 1.2 में यूज होने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 में यूज होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से हैं वो मेजर कॉन्सेप्ट जैसे रेशनल एंड इरेशनल नंबर का। आपको पता ही है जो पूरी एक्सरसाइज है वो नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करने पे वर्क करती है। तो सबसे पहले हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लास 8 से सिखा रहा है सीबीएसई एनसीईआरटी हमें, बट हाँ हमको और क्लियरेंस चाहिए रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। देन थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी से पिक करिए, ये थ्योरम यूज होती है नंबर को इरेशनल प्रूफ करने में, इसको हम समझेंगे। इसका प्रूफ नहीं है हमारे कोर्स में, बट बेसिक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को यूज कैसे करना है वो हम सीखेंगे। हम तभी करेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली रटेंगे नहीं। एंड देन कोप्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट वो जनरली इसमें तो यूज होता ही है, वैसे भी बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरह आ जाता है, या हमें पता होना चाहिए कोप्राइम नंबर्स कभी भी यूज हो सकता है मैथमेटिक्स में, कोप्राइम नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक से जो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, हमें सबसे पहले इन दोनों में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, या यही पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स होते क्या है, क्योंकि जब आप रेशनल समझेंगे फिर इरेशनल भी समझेंगे। और ये दोनों मिला के कौन से नंबर्स बनाते हैं, इनमें कौन से नंबर आते हैं, कौन से नंबर नहीं आते हैं, आपने टॉपिक क्लास 9th में ही कर लिया था, आपने टॉपिक ये क्लास 9th में ही कर लिया था, बट ये क्लास 10 तक एक्सटेंड होता है। चैप्टर 1 के जब इंट्रोडक्शन होता है उसमें दोबारा इनके बारे में बताया गया है, बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप ये पार्ट मिस करके जा रहे हो तो नहीं, बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन तक में आए हैं जो आपने 9th में पढ़ा है, तो वो सारा बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। तो बहुत जल्दी एक शॉर्ट में इसको हम समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं, बेसिक डेफिनेशंस आपको क्लियर है, आपको भी पता है कि रेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर q is not equals to 0, where q is not equals to 0, q 0 नहीं हो सकता है, मतलब वो नंबर ऐसा नहीं हो सकता है कि 3/0 या मैं बोलूं -7/0, बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड, ये अभी डिफाइंड ही नहीं है हमारे लिए, तो इसको तो हम यूज ही नहीं कर सकते। हम इसको हटा के रखते हैं टॉपिक से, हम इसको टॉपिक से हटा के रखते हैं कि हमारे अपॉन में 0 वाले नहीं है, तो हमने वो डेफिनेशन से ही एक्सक्लूड कर दिए कि अपॉन में 0 नहीं रखेंगे आप, बस उसको हटा के अगर कहीं भी p/q रखा है वो रेशनल नंबर्स है, बट इसमें एक और कंडीशन भी होती है जो मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। वो वाली कंडीशन मिस करने की वजह से ही एक बेसिक सा क्वेश्चन गलत हो जाता है कहीं पर, जैसे √2 जनरली सभी को पता है √2 तो इरेशनल नंबर है, बट हम ऐसे बोल देते हैं कि मैं √2 को √2/1 लिख सकता हूं, √2 को √2/1 लिख सकता हूं, ये तो p/q की फॉर्म में आ गया, ये तो p/q की फॉर्म में आ गया है। तो अगर ये p/q की फॉर्म में आ गया तो रेशनल नंबर है। तो यहां पर डेफिनेशन का वो पार्ट वर्क करता है,
कि p by q रैशनल नंबर होता है where q is not equal to 0 एंड आई होप आपको ये पता होगा, इनकेस नहीं पता है आज के बाद आपको हर समय पता होना चाहिए, एंड p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होते हैं और यहीं पर ये गलत हो जाता है, ये इंटीजर नहीं है, ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू नहीं है तो डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, तब हम बोल देते हैं अच्छा भाई ये तो रैशनल नंबर नहीं है, और तब हम आगे समझेंगे कैसे इरैशनल नंबर बन जाता है, कैसे इरैशनल बन जाता है। यही इसी पार्ट में गलती ना हो तो हमें ये वाला पार्ट भी पता होना चाहिए। एंड जनरली भी सही डेफिनेशन रैशनल नंबर की यही है आपकी कि p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q शुड बी इंटीजर्स, p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए। इसको अभी रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं, लास्ट में दोबारा समझेंगे जब हम इरैशनल नंबर देखेंगे। तो ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन हुई। अगर ये डेफिनेशन है और हमें कुछ देखने एग्जांपल्स कि रैशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या होते हैं, p by q फॉर्म में बहुत कुछ लिख सकता हूं मैं, 2/3, 7/9, 1/2, 7/1, बहुत नंबर लिख सकता हूं, बट मैं कुछ इस तरह से देखता हूं ना, जैसे क्वेश्चन बना एग्जाम में कई बार, क्या नेचुरल नंबर्स आपको पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो क्या नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? क्या नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? तो आंसर होगा यस, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर्स है उनके अपॉन में मैं हमेशा 1 लिख सकता हूं, उनके अपॉन में 1 लिख सकता हूं, और होगा ही नहीं p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस, और जो p by q की फॉर्म में q 0 नहीं है और p और q इंटीजर है वो रैशनल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। और देख लेते हैं होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर प्लस 0, 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा एक, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये तो हमने अभी देख ही लिया, इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूं, इसके अपॉन में 1, ये p by q की फॉर्म में जा रहे हैं, ये रैशनल नंबर्स है, ये p by q की फॉर्म में जा रहे हैं, रैशनल नंबर है। 0 को भी तो लिख सकता हूं मैं 0/1, बल्कि 0 को तो मैं 0/2 भी लिख सकता हूँ, 0/3 भी लिख सकता हूँ। क्लास 8th 9th का एक फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, 0 रैशनल है कि नहीं है और लिख के दिखाइए उसको। अगर रैशनल है तो p by q की फॉर्म में, तो बहुत फॉर्म में लिख सकते हो आप। जब भी 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 तो नंबर तो 0 ही लिखा है, तो नंबर तो कुछ चेंज हुआ नहीं, मतलब नंबर तो ये मेरा 0 ही लिखा है, अभी भी नंबर तो ये 0 ही लिखा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, ये भी सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, ये भी सभी होते हैं रैशनल नंबर्स। देन कम इंटीजर्स, क्या इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं? तो कुछ इंटीजर्स लिख के देख लेते हैं आपके लिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये तो हमने अभी चेक कर ही लिए। अगर ये माइनस वाले देखें तो मैं इनके अपॉन में भी तो 1 लिख सकता हूँ, ये भी p by q फॉर्म में। अगर कोई बोले माइनस तो क्या प्रॉब्लम है, p एंड q तो इंटीजर्स होने चाहिए थे, तो माइनस वाले तो इंटीजर्स होते हैं, तो ये इंटीजर है, हाँ माइनस में इंटीजर है, p by q फॉर्म बन रही है। ये भी आपके रैशनल नंबर के एग्जांपल है, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स, मतलब सभी होल नंबर, मतलब सभी इंटीजर्स। और हाँ, अगर नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, जैसे कि नंबर कहीं लिखा है 3/4, कोई नंबर लिखा है 3/4, कोई नंबर लिखा है -7/9, वो भी होगा। कोई नंबर डेसिमल में लिखा है, जैसे 0.7, इसको भी तो मैं पॉइंट हटा के 7/10 लिख सकता हूँ, 7/10 लिख सकता हूँ, ये भी तो p by q फॉर्म है। तो ये सभी भी किसमें आ जाते हैं, मेरे रैशनल नंबर्स। ये सभी रैशनल नंबर्स के एग्जांपल आ जाते हैं, बट एग्जांपल से ज्यादा आपके लिए अब इंपॉर्टेंट रहेगी डेफिनेशन, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हम डायरेक्टली डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। और कुछ भी अगर कोई आपसे कभी नया पूछ ही लेता है, तो आप डेफिनेशन यूज करके आंसर दे सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर है, तो ये बन जाते हैं आपके रैशनल नंबर्स, तो जिनको मैं p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ वो रैशनल नंबर्स है, जिनको मैं p by q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, that cannot be expressed.
जिन नंबर्स को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं वो हमारे इरेशनल नंबर बन जाते हैं। बाकी सभी कंडीशन सेम है। अभी हमने कंपाइल करा है, आप सबके लिए एक ही पेज में नोट कर लेंगे हम, बट बाकी सभी कंडीशन सेम है। क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बट पी बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। मतलब ऐसे अपॉन में लिख ही नहीं सकते हो। अगर आपने कभी भी ऐसे अपॉन में लिख दिया वो तो रैशनल नंबर ही होगा, वो आपका रैशनल नंबर ही होगा। तो अगर आप नहीं लिख सकते हैं, आप उसको नहीं लिख सकते हैं अगर इस तरह से, अगर आप उसको नहीं लिख सकते हैं इस तरह से, तो वो आपके बन जाएंगे इरेशनल नंबर्स। तो आपके बन जाएंगे इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे मेरे लिए, क्योंकि लिखूं ही क्या जिसको मैं अपॉन में लिख नहीं सकता हूं, लिखूं ही क्या जिसको अपॉन में लिख नहीं सकता हूं। तो मेरा एग्जाम्पल आ गया मेरे को याद, क्या, √2। √2 को आप लिख ही नहीं सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो √2, √3, √5। इन जनरल बोलूं, अगर मैं इन जनरल बोलूं तो √p, इन जनरल बोले तो √p, वेयर p इज प्राइम नंबर, वेयर p इज प्राइम नंबर। ये मेरे कुछ एग्जांपल बन जाते हैं इरेशनल नंबर के। और कोई इरेशनल नंबर का एग्जांपल जो हमें हमेशा बताया गया है, दैट इज पाई, दैट इज पाई। पाई की वैल्यू क्या, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, वो अप्रोक्स वैल्यू है, वो तो अप्रोक्स वैल्यू। बहुत बार क्वेश्चन ने ऐसा घुमाया भी है, क्लास 9th में तो आता ही है, उसमें तो घुमाया जाता है, कई बार 10th में भी, कई बार 10th में भी हो ऐसा कि 22/7 लिख देते हैं हम। 22/7 को देखते ही तो पाई है और इरेशन नहीं। जब 22/7 लिखा है वो रेशनल नंबर है, लिख दिया है ना आपने अपॉन में, आपने लिख दिया अपॉन में, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, तो ये तो रेशनल नंबर है। तो कोई बोले तो पाई की वैल्यू होती है, अरे अप्रोक्स वैल्यू होती है। जब आप पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो तो कुछ इस तरह से आती है, वो तो कुछ इस तरह से आती है, और ऐसे चलती रहती है, ना ही टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट ना ही टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट। ये टर्मिनेट रिपीट से तो आपको अपनी क्लास 9 की याद आ गई होगी। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग बड़ी कंफ्यूजन रहती है अगर आपने क्लियरली नहीं पढ़ा है। वरना एक सिंपल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वरना एक सिंपल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जानने का। एक तो हमारा ये हो जाता है डेफिनेशन फॉर्म में, पी बाई क्यू में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो वो रेशनल नंबर है। नहीं लिख सकता हूं तो वो इरेशनल नंबर है। एग्जांपल्स कुछ ये दिखाए हैं हमने आपको, एग्जांपल्स कुछ ये दिखाए हैं, बट एक डेसिमल वाली फॉर्म भी होती है, वो भी आपको डायरेक्ट बता सकते हैं, वो भी डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे, साथ ही समझते हैं। आई होप पहले आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा, इसको अभी नोट करेंगे ऑफिशियली, बट पहले डेसिमल वाला पार्ट भी समझ लेते हैं साथ में कि डेसिमल वाला कुछ किस तरह से रहता था। डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपसे वो क्लास 9th में मिस हो रखा है, आप उसे एक बार समझ लीजिए। अभी 4-5 मिनट्स लगते हैं, टॉपिक हमेशा क्लियर आएगा आपको। बहुत बार आप यूज कर सकते हो, डेफिनेशन में यूज कर लोगे आप ऐसा नहीं आप वो डेफिनेशन लिख सकते, आप लिख सकते हो, एनसीईआरटी ने सिखाई है आपको, बुक में अभी भी मेंशन्ड है, तो आप उसको लिख सकते हैं। लिखने के लिए बस मुझे वे कैसे समझ आना चाहिए कि मैं देख रहा हूं डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब हर चीज जो नंबर दिया है मेरे को, जैसे कोई नंबर दिया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट में उसे कैसे लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जिससे 1/2 अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूं, ऑफकोर्स ये 0.5 आएगा। 0.5 का छोटा नंबर है, पॉइंट लगाया, 10 बना 2 0.5 आएगा। अच्छा, 1/2 0.5 आएगा। कोई और नंबर लेता हूँ, नंबर अभी मैं बहुत सिंपल लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट सीखना है कि 7/10 डिवाइड करेंगे 0.7 आएगा। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि 0.7 आएगा। तो हम कहीं ना कहीं नंबर्स का देख रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, हम नंबर्स का देख रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, कि नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। जैसे अगर कोई बोले कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है तो यहाँ पर नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना, 0.5 रिमाइंडर 0 आ गया है। रिमाइंडर के केस में भी ये पढ़ा जाता है, पूछा जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले, पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, मतलब ये एंड हो गया है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया है।
मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। तो ऐसे को ही तो हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है, जो खत्म हो गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन अगर पूछे कोई ये पूरा डिवाइड हो गया ना, टर्मिनेटिंग है। हर कोई तो पूरा डिवाइड हो जाता है? नहीं, हर कोई पूरा डिवाइड नहीं होता है। एग्जांपल से लिखते हैं 10/3। 10/3 लिखते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले तो मैं 3 3 9 कर लूंगा। तो लिखता हूं सामने इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन है और ये कहीं ना कहीं उसका नेचर है, वो किस तरह का है। तो 3 3 9 किया तो 1 बचा। अब तो 1 छोटा आ गया, पॉइंट इसलिए लगाया कि पॉइंट लगाऊंगा तो उस 1 को 0 मिलेगा, वो 10 बनेगा। 3 3 9 करूंगा, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा रहेगा, 0 मिलता रहेगा, वो 10 बना। फिर 3 9 करूंगा, फिर 1 बच जाएगा। फिर मैं तो यही प्रोसेस करता ही रहूंगा, ये तो प्रोसेस में करता ही रहूंगा। तो मैंने यहाँ इसे डॉट से दिखा दिया कि ये प्रोसेस तो चलती ही रहेगी। इसी को लिखने का एक और तरीका भी होता है हमारे पास। हम बार यूज करते हैं, क्लास 9 से करते आए हैं। पता है आपको कि ये जो रिपीट हो रही है, जो यूनिट रिपीट हो रही है, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लिख लूं या ऐसे लिख लूं, एक ही बात है। इन्हीं वाले डेसिमल एक्सपेंशन को तो हम बोलते हैं, इन्हीं वाले डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये दोनों पूरी तरह से डिवाइड हो गए थे, ये टर्मिनेटिंग थे। तो ये टर्मिनेटिंग है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1/11। जैसे कि 1/11 ले लेते हैं। अब मुझे 1/11 डिवाइड करना है, तो ये तो शुरू में ही नहीं डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले ही मेरा पॉइंट लग जाएगा। सबसे पहले ही मैं पॉइंट लगा दूंगा कि पॉइंट पॉइंट आते ही वो 10 बन गया। वो तो अभी भी नहीं हो रहा है, उसे एक और 0 चाहिए, तो 0 लगाना पड़ेगा। अब वो 100 बनेगा। मैं 11 9 1 बच जाएगा। इस 1 को एक 0 तो मिल जाएगा, क्योंकि डेसिमल लगा है, एक 0 मिल जाएगा। डेसिमल लगा है, एक और 0 के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके वो 100 बनेगा। फिर 11 9 99 करूंगा, फिर 1 बच जाएगा। सेम प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो ये तो मैं करता ही रहूंगा डिवाइड, सेम डिवाइड होता रहेगा। ये 0909 रिपीट होता रहेगा। मतलब ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ ऐसा है, 0.0909090909 चलता ही रहेगा। अगर मुझे इसे बार की फॉर्मेट में लिखना है, मैं लिखूंगा 0.09 बार, 0.09 बार। ये भी कैसा है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। बट हमने डिवाइड करते हुए देख लिया, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, वो रिपीट होने लग गया है। वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी यूनिट है जो रिपीट हो जा रही है। इसमें एक थी, इसमें दो थी। मतलब जब भी नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था, साथ में आ रहा था रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। जब टर्मिनेटिंग था तो टर्मिनेट हो जा रहा था, रिपीट नहीं हो रहा था। उसमें रिपीट होएगा कैसे, जो खत्म हो गई ये चीज। तो या तो टर्मिनेटिंग आ रहा था या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग के लिए रिकरिंग वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सभी नंबर्स क्या होंगे? 1/2, 7/10, 10/3, 1/11। सभी नंबर तो मैंने p/q फॉर्म में लिखे। जब सभी नंबर p/q में फॉर्म में लिखे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा क्या ये सभी नंबर्स तो कैसे हैं? ये सभी नंबर्स तो कैसे हैं? ये तो रैशनल नंबर्स हैं, ये तो मेरे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखे थे। और यही मैंने सीख लिया कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है। ऐसे तो मैं डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स का भी देख सकता हूं, ऐसे तो मैं डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स का भी देख सकता हूं। तो इरेशनल नंबर्स का देख लेता हूं एक बार। मुझे इरेशनल नंबर्स का भी देखना है। डिवाइड क्या करूं इरेशनल नंबर्स को? तो मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। और जिनको p/q की फॉर्म ऐसे डिवाइड में लिख ही नहीं सकता हूं, फ्रैक्शन में डिवाइड में, तो डिवाइड करूं कैसे? तो इसका मेरे पे फॉर्मेट तो नहीं है इस तरह से डिवाइड करने वाला। तो इसको मैं कैसे सीखूंगा? मैंने अपना देखा है नंबर्स कैसे होते हैं।
नंबर या तो रियल होते हैं या इरेशनल होते हैं। नंबर्स या तो रियल होते हैं, रियल को अभी क्यू से दिखा रहा हूं। नंबर या तो रैशनल होते हैं, इरेशनल को क्यू डैश से दिखा रहा हूं कि या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। इन्हीं को मिला के, इन्हीं दोनों को मिला के तो हम बोल देते हैं कि नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स कैसे हैं, रियल नंबर्स। यहीं से तो हमारी टर्म बनती है रियल नंबर्स, यहीं से हमारी टर्म बनती है रियल नंबर्स। कॉम्बिनेशन और सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मैं सारे रेशनल नंबर लूं, सारे इरेशनल नंबर लूं, अगर उनके जोड़ लो एक साथ, जो सारे नंबर अब मेरे पास हैं वो है मेरे रियल नंबर्स। और आपने अभी पढ़ाई हमारे साथ कि रेशनल में सब आ जाते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंट, सब इसी में आ जाता है, बचे हुए इसमें आ जाते हैं। तो मैंने यहीं से सोचा कि रियल नंबर्स या तो रेशनल होंगे या इरेशनल। रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने सीख लिया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, प्लस रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन बचा ही कैसा है, जो टर्मिनेट हो गया वो तो रैशनल ही है, तो इसमें टर्मिनेटिंग तो कभी हो ही नहीं सकता है, इसमें टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कि वो तो कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग तो इसमें आ गया था, बट इसमें जब आया था वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। इसके लिए एक ही ऑप्शन तो बचता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, प्लस नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, ऐसा ही एक डेसिमल एक्सपेंशन बचता था। सारे नंबर यहां कवर हो गए, सारे डेसिमल एक्सपेंशन यहां कवर हो गया, तो जो बचा मैंने इसके लिए यूज कर लिया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वही होता है मेरा इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि एग्जांपल, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके सभी एग्जाम्पल तो यहाँ लिखे हैं मेरे सामने, पी बाई क्यू फॉर्म में भी और डेसिमल की फॉर्म में भी, पी बाई क्यू फॉर्म में भी, डेसिमल की फॉर्म में भी। इसमें मेरे को लिखना है, ये लिख लेता हूँ 0.3, 03, 004, 0005। मैं कुछ भी नंबर लिखूं अपने मन का, बस मुझे लास्ट में एक तो 3 डॉट दिखा देने। 3 डॉट मतलब मुझे ये दिखाना है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवाइड होते जा रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और मुझे कुछ भी इसमें रिपीटिंग यूनिट नहीं दिख रही है, मैं नहीं दिखा रहा हूं तो नॉन रिपीटिंग है। ये मेरा बनता है इरेशनल नंबर। तो मुझे ऐसा कुछ भी नंबर मिल जाए जो मुझे दिख रहा है कि वो रिपीट नहीं कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि रिपीट नहीं कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, वो मेरे एग्जाम्पल बनते हैं इरेशनल नंबर के। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने अभी तक नहीं सीखा था, अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये यूज हो सकता है और आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कभी भी सेशन रीजन में आ सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। ये था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हमने रेशनल का देखा एंड इरेशनल का देखा। तो अभी तक जो हमने दोनों की डेफिनेशन समझी, दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन देखे, वो सब हमने आपके लिए एक ही पेज में कंपाइल कर दिया है, सब आपके लिए एक ही पेज में कंपाइल कर दिया है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में, क्यू जीरो नहीं, पी क्यू इंटीजर्स। एग्जाम्पल्स लिख दें, सारे एग्जाम्पल्स लिख दें, उसके डेसिमल फॉर्म लिख दिए कैसी होती है, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन, या नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते हैं आपके लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगी साथ में, कि ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग होगी, पीछे भी लिखा हमने, ऐड कर लेंगे बाद में कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो इरेशनल नंबर्स हो, जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के रियल नंबर्स बनाते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, कैन नॉट बी रिटन। एन इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बाकी कंडीशन सेम है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। उसके एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिए हैं, तो एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। कॉपी कर लीजिए सभी, इसको कर लिया सभी ने कॉपी? चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका, जो कि है थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 डायरेक्टली यूज होती है क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूफ करने में। तो जब भी हम क्वेश्चंस को इरेशनल्स या पर्टिकुलर रूट 2, रूट 7, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे तो इसका स्टेटमेंट यूज होता है। बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली बस रट के उसे लिख दें, आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि वो आपने कैसे लिखा है।
तो हम एक बार थ्योरम 1.2 समझते हैं पहले, फिर आपको उसका स्टेटमेंट लिख पाएंगे और तब आप उसका यूज भी कर सकते हैं। ये थ्योरम बड़ी सिंपल रहती है, प्रूविंग इसकी नहीं है हमारे पास, प्रूविंग तो नहीं है, बट हमें स्टेटमेंट बिल्कुल समझ आना चाहिए। उसका स्टेटमेंट यूज हो सकता है, एसेशन रीजन में भी आ सकता है स्टेटमेंट आपके लिए। तो वो कुछ इस तरह से रहता है। स्टेटमेंट ऐसा बोलता है, अगर P एक नंबर है, इन P डिफाइंड कैसे है, P डिफाइंड कैसे है कि P इज अ प्राइम नंबर, कि P एक प्राइम नंबर है और साथ में एक नंबर डिफाइंड है A, मतलब जनरल स्टेटमेंट समझ रहे हैं पहले, फिर उसको एग्जांपल से देखेंगे। A कैसे डिफाइंड है? A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि A हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। और इस थ्योरम के स्टेटमेंट में या पूरे थ्योरम में A स्क्वायर भी इन्वॉल्व होता है, A स्क्वायर भी इन्वॉल्व होता है। अगर A ही पॉजिटिव इंटीजर है तो A स्क्वायर भी तो क्या होगा मेरा? पॉजिटिव इंटीजर। A पॉजिटिव इंटीजर है, A स्क्वायर खुद पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। और P एक प्राइम नंबर है एंड थ्योरम गोज लाइक दिस, अगर P डिवाइड करेगा A स्क्वायर को, अगर P डिवाइड करेगा, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये बात इंप्लाई करते हैं, मतलब 100% ऐसा होगा ही कि P A को भी डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A, if P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, मुझे इसे ठीक नंबर की फॉर्म में समझना पहले, क्योंकि जब अप्लाई ही नंबर में करना है तो नंबर में समझूंगा, और चीजों को नंबर में समझना इजी होता है वेरिएबल से ज्यादा। तो जब भी कभी आपको कुछ ऐसा कंफ्यूजन लगता है वेरिएबल में, उसको नंबर में करके देखिए, आपको खुद समझ आएगी ये चीज, आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, प्राइम नंबर 5 मान लेता हूं, एग्जांपल में 5 मान रहा हूं और कंडीशन है तो कंडीशन की तरह यूज करूंगा। इफ 5 डिवाइड्स, इफ 5 डिवाइड्स, तो एक प्राइम नंबर लिया, डिवाइड्स किसको? कुछ भी मान लेता हूं, कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो इफ 5 डिवाइड्स 15 स्क्वायर, इफ 5 डिवाइड्स 15 स्क्वायर, 5 15 स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, हाँ 15 स्क्वायर कितना होता है? 225 स्क्वायर, तो हमें याद ही है, याद ही होने चाहिए, वरना हम मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। इफ 5 डिवाइड्स 15 स्क्वायर, मतलब 5 डिवाइड करता है 225 को। दिस इंप्लाइज, ये बात इस बात की गारंटी देती है, अगर 5 डिवाइड करेगा 15 स्क्वायर को तो 100% 5 डिवाइड्स 15, तो 15 को डिवाइड करेगा, जो कि होता है 5 225 को डिवाइड करता है, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 15 को भी डिवाइड करता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, और ये स्टेटमेंट तो लिखा है, आप मैच करा के देखिए। 5 डिवाइड्स 15 स्क्वायर, 5 डिवाइड्स 15, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू आ रहा है। यही स्टेटमेंट मैं एक और एग्जांपल में ट्राई कर लेता हूं, बस होना क्या चाहिए? ये प्राइम नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक और स्टेटमेंट में ट्राई करते हैं, या एक और एग्जांपल में ट्राई करते हैं। इफ 3, इस बार प्राइम नंबर 3 ले लेते हैं, इफ 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, सेम फॉर्मेट में ले रहा हूं जिससे आपको अप्लाई करते हुए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इफ 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर मींस 81, 9 स्क्वायर मींस 81। इफ 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, दिस थिंग इंप्लाइज, ये बात इंप्लाई करती है कि 3 will definitely divide 3 divides 9. If P divides A square, P divides A. If 3 divides 9 square, 3 divides A. ये भी स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने एग्जांपल से काइंड ऑफ प्रूव कर लिया ना कि हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये स्टेटमेंट ऑफिशियली हम कुछ ऐसे याद रखते हैं, थ्योरम 1.2 कि P एक प्राइम नंबर है, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, if P divides A square, then P will divide A, then P divides A, जहां पर मेरा A क्या होना चाहिए? A होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, A क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो सेम वही लिखा है और हमने आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया है, if P divides A square, P divides A। बस ये स्टेटमेंट अगर मेरे को क्लियर है, ये स्टेटमेंट अगर मेरे को क्लियर है तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर लूंगा, इतना भी इनफ है। बाद में तो आप इतना याद भी रखेंगे इनफ है, बट मैं चाहता हूं आप
एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखें तो जल्दी समझ आता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल और दिखाया आपको, इसको आप नोट कर सकते हैं सभी। कॉपी कर लिया आपने? चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं नेक्स्ट, और इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या, एक बेसिक डेफिनेशन है को प्राइम नंबर्स की, कि व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि अभी नेसेसरी क्यों है ये। जब हम √2, √5, √7 इन सबको इरेशनल प्रूफ करेंगे तो इसकी नीड कहां पर आती है, और ये हमें जनरली भी आना चाहिए मैथमेटिक्स में, कभी भी यूज हो सकता है, बोर्ड ने कई बार इससे क्वेश्चन पूछे हैं। इस चैप्टर में भी, किसी और चैप्टर में भी डाल सकते हैं इसको, तो इतनी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जो हमें नहीं आती या नहीं आनी चाहिए। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब अगर मैं 2 नंबर लूं और बोल दूं उनका एचसीएफ 1 है, उनका एचसीएफ की वैल्यू 1 है, तो वो नंबर को प्राइम होंगे। डेफिनेशन तो समझ आई, अभी अप्लाई भी कर लूंगा। बात है इसकी नीड कैसे आई। मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में नीड जानना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जब किसी चीज की नीड होती है तभी कहीं ना कहीं वो इन्वेंट होती है, कभी कहीं ना कहीं उसको यूज किया जाता है, कि जब उसकी नीड थी तभी तो हम उसको लाए और बाद में इसको यूज करेंगे। इसकी नीड अभी साथ में समझेंगे कि जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। पहले एक एग्जांपल में देखते हैं कि को प्राइम नंबर जैसे 4 एंड 11, जैसे 4 एंड 11, मुझे इनका एचसीएफ निकालना था। वैसे तो आप डायरेक्टली बता दोगे 1 ही है, बट स्टिल क्या 4 के फैक्टर क्या है भाई, 1 है, 2 है, 4 खुद है, 11 के फैक्टर कौन है, 1 है, 11 है। इसमें कॉमन फैक्टर ही कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और जब कॉमन ही 1 है वही उनका हाईएस्ट भी फैक्टर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 11 का 1 आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 11 का 1 आया, तो मैं बोल सकता हूं कि एचसीएफ 4 और 11 का कितना है, 1 है। मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम है, मतलब 4 और 11 को प्राइम है। 4 नंबर कैसा है, खुद में कॉम्पोजिट है, 11 कैसा है, प्राइम नंबर है। तो एग्जैक्टली प्राइम नंबर से इसका मीनिंग नहीं बनता है कि जो प्राइम नंबर्स होंगे वो को प्राइम, ऐसा नहीं होता है। उसकी कंडीशन हम अभी समझेंगे, बट इसकी डेफिनेशन मेरी यहीं से फ्लो करनी चाहिए। मेरे को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन यहीं से फ्लो करनी चाहिए कि जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो 4 11 का एचसीएफ 1 है, ये को प्राइम नंबर है। और एग्जांपल देखते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, इतना में से समझने के लिए था, नेसेसरी नहीं है इतना अभी। फैक्टर्स हमें दिख जा रहे हैं, इतने सिंपल नंबर्स को डायरेक्टली दिख जा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, 5 एंड 13 एचसीएफ कितना आएगा, इसका तो ऑफ कोर्स 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर लिख दिए। 5 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टर ही कौन होता है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इटसेल्फ वाला जब नंबर ही चेंज है, इटसेल्फ वाला फैक्टर तो मैच नहीं करेगा, 1 ही मैच करेगा, वही कॉमन फैक्टर है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जब दोनों प्राइम होते हैं, ये तो मैं समझ सकता हूं, जब दोनों प्राइम होते हैं, यहाँ इसकी जगह 7 लिखा होता, यहाँ 20, कुछ भी प्राइम नंबर लिखे होते, उनका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा ही 1 आता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम? यस, ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं आपके, ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि हाँ जो प्राइम होंगे वो तो हमेशा को प्राइम होंगे ही। बट आया डेफिनेशन से, ये रटना नहीं है, डेफिनेशन से ही समझेंगे, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन देखेंगे कैसे, जैसे ये इसमें एक प्राइम था, एक कॉम्पोजिट था, ये भी को प्राइम नंबर्स है। याद नहीं करना है, उसको खुद अप्लाई करना है। क्या दोनों प्राइम भी को प्राइम हो सकते हैं, एक प्राइम एक कॉम्पोजिट भी आपका कैसा हो सकता है, वो भी को प्राइम हो सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं जैसे ये, और ये भी अभी समझेंगे कि इसका यूज कैसे होता है, को प्राइम नंबर्स को यूज कैसे करता हूं मैं। बिल्कुल रटा हुआ नहीं चाहिए मेरे को एक्सरसाइज 1.2, बहुत ज्यादा यूज नहीं है उसका, ऐसी जो आप रट के आगे चले जा रहे हैं। तो एचसीएफ अगर मैं निकालता हूं 4 एंड 9 का, इसके फैक्टर 1 2 4 1 3 9, कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 1 ही आ रहा है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इनका एचसीएफ तो 1 है, 4 और 9 कैसे 1 है, इस बार 4 और 9 नंबर कैसे हैं, कॉम्पोजिट। मतलब 2 कॉम्पोजिट नंबर का भी एचसीएफ 1 आ सकता है, 2 कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, 2 प्राइम भी को प्राइम हो सकते हैं,
एक प्राइम एक कॉम्पोजिट भी को प्राइम हो सकता है, तो ये दोनों कॉम्पोजिट थे, इनका वन आया। मैं और कुछ नहीं हूं क्या, एक और एग्जांपल लेता हूं कि HCF लिया मैंने 4 और 6 का, ये भी सेम एग्जांपल है कि दोनों नंबर कैसे हैं, कॉम्पोजिट नंबर है, बट इस बार HCF तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 2 4 1 2 3 2 कॉमन है, हाईएस्ट भी है, तो इस बार क्या आया, 2 आया। मतलब ये तो समझ आया ये वाला को प्राइम नहीं है, ये वाला एग्जांपल को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है। मतलब ऐसा तो हमेशा ही होगा कि जब दोनों प्राइम तो वो को प्राइम होंगे, जब दोनों कॉम्पोजिट, जब दोनों कॉम्पोजिट, तो इसमें दोनों कॉम्पोजिट थे, दोनों कॉम्पोजिट नंबर है और वो को प्राइम है, इसमें दोनों कॉम्पोजिट है, ये भी तो कॉम्पोजिट, 9 भी आपका कॉम्पोजिट नंबर ही है ना, दोनों कॉम्पोजिट को प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कॉम्पोजिट ऐसा भी हो सकता है को प्राइम नहीं है। ये स्टेटमेंट नेसेसरी है समझने के लिए कि टू कॉम्पोजिट नंबर कैन बी को प्राइम, वो को प्राइम हो सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकते हैं कि ना हो। बट अगर दोनों प्राइम है तब तो वो आपके कैसे होंगे, तब वो आपके कॉम्पोजिट या मानो को प्राइम नंबर ही होंगे, अगर दोनों प्राइम है। अगर एक प्राइम होगा, अगर एक प्राइम होगा एक कॉम्पोजिट, क्या वो हमेशा को प्राइम होंगे, या मे बी। अगर एक प्राइम है और एक आपका कैसे है, कॉम्पोजिट नंबर है, तो आपने अगर ये बोला है कि वो हमेशा को प्राइम होंगे, आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि हमेशा को प्राइम होंगे, तो चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि एक तो मैंने लिखा कॉम्पोजिट नंबर जैसे ये लिखा था, एक मैंने लिखा प्राइम नंबर, एक मैंने लिखा प्राइम नंबर, इनका एचसीएफ तो कितना, जाऊंगा डेफिनेशन से, इनका एचसीएफ तो कितना है, 5 एचसीएफ है ना, 1 2 5 1 5 5 इसको डिवाइड कर रहा है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये तो को प्राइम नहीं हुए। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर प्राइम हो और दूसरा कॉम्पोजिट और वो को प्राइम नहीं आए, जब ये इसका फैक्टर हो जाए, तो ये सब चीजें स्टिल मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि रट लो, को प्राइम प्राइम रटना है ही नहीं, आप बस इसी कॉन्सेप्ट से जाइए ना, जैसे स्टेटमेंट आएगा 1 मिनट लीजिए, सोचिए और आंसर दीजिए, रटना क्यों है उसको, बस मेरे को ये डेफिनेशन क्लियर चाहिए। अगर एचसीएफ दोनों का 1 आ गया वो को प्राइम नंबर होंगे, इसको यूज में कैसे करता हूं, इसको यूज में कैसे करता हूं, जैसे लिखा है 4 11 का एचसीएफ 1 है वो को प्राइम है, अगर मैं 4/11 लिखता हूं कहीं पर, 4/11 लिखता हूं, क्या ये और डिवाइड होंगे, क्या ये और डिवाइड होंगे, नहीं, 4/11 तो 4/11 ही रहेगा, ये तो और डिवाइड नहीं होंगे, मतलब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में लिखे हैं, जो इनकी p बाई क्यू फॉर्म है वो ये लोएस्ट फॉर्म में लिखे हैं, मतलब ये और डिवाइड नहीं होंगे। 5 और 13 को ऐसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखता हूं, जो दो नंबर है उन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन में लिखा, डिवाइड में लिखा, रेशियो में लिखा, जैसा आप समझना चाहते हैं, बट क्या ये और डिवाइड हो जाएंगे, नहीं और डिवाइड नहीं हो रहे, ऐसा ही रहेंगे, और डिवाइड नहीं होंगे, लोएस्ट फ्रैक्शन में लिखा है आपने, क्या 4 और 9 के साथ भी सेम रहेगा, हाँ 4 और 9 भी और डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब मैं ये समझ लूं क्या, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखूं, अगर उनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखूं वो और डिवाइड नहीं हो सकते हैं, वो लोएस्ट फ्रैक्शन में लिखे हैं, मतलब उनका 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये स्टेटमेंट ही आपके एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन कराता है, बस यही स्टेटमेंट लास्ट में, जब कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट आता है, अगर आपने पहले पढ़ रखा था आपको पता है कॉन्ट्राडिक्शन में मैं इसको यूज करता हूं, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर ही 1 है, वो सारी बातें यहां से आ रही है। अब जैसे ये था 10 और 5, ये को प्राइम नहीं थे ना, ये या लेता हूं पहले 4 और 6 कि ये को प्राइम नहीं थे, और देखो जब ये को प्राइम नहीं थे तो इनका 1 से बड़ा कोई फैक्टर है, जब इनका 1 से बड़ा कोई फैक्टर है तब तो ये उससे डिवाइड भी होंगे ना, तो 2 2 जा 2 3 जा, मतलब 4/6 मेरा बन गया है 2/3, जो 4/6 था वो मेरा बन गया है 2/3, और ऐसे ही मेरा 10 और 5 भी को प्राइम नहीं थे, 10 और 5 भी को प्राइम नहीं थे, अगर मुझे 10 और 5 को भी अपॉन फॉर्म में लिखना है, अगर p बाय क्यू फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे उसे भी p बाय क्यू फॉर्म में लिखना है, वो भी और डिवाइड हो जाएगा, मतलब लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिखा, मतलब 1 से अलग भी उनका कोई फैक्टर है, अब ये 2/1 फॉर्म में आ गए। यही स्पेसिफिक स्टेप में यूज करूंगा, यही स्पेसिफिक स्टेप हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में, कहीं ना कहीं इसी के लिए ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बट जनरल चीज है, बहुत ही जनरल चीज है जो हमें आनी चाहिए कि को प्राइम नंबर्स
वो होते हैं जिनका एससीएफ 1 होता है। स्टार्ट हम हमेशा कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन से ही करेंगे, उसके बाद हमें वो सब आएगा जो हमें सीखना है, और कुछ नई चीज आएगी एग्जाम में आपके आगे, कुछ नई चीज आएगी वो भी आपको आ जाएगी। एंड मेजरली चीजें इसलिए सीखी जाती है, हम आपको ऐसे नहीं सिखाएंगे कि ये 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन करो यही एग्जाम में आएंगे। हम आपको ऐसा पढ़ाना चाह रहे हैं कि एग्जाम में कुछ भी है आप सॉल्व कर लीजिए। इस ईयर का पेपर आपको पता नहीं 10th का कितना टफ है, कितने बच्चे फंस गए थे उसमें कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा आ गया। नहीं, आप प्रिपेयर रहिए ना। आप अपनी प्रिपरेशन गलत कर रहे हैं कि मैंने ये पेपर याद कर लिया है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं 90% क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। क्यों करने आपको 90% क्वेश्चन मैच? आप पढ़िए ऐसे कि जो भी आएगा आप उसे 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 90% पे पेपर मैच हो जाए और आप 90 मार्क्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, आप अगर 90 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तब भी आप सही नहीं पढ़ रहे हैं। आप खुद ही 90 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, फिर और कम होंगे आपके पास। नहीं, आप पढ़िए कि मेरे को जो पढ़ रहा हूँ वो सब क्लियर होना चाहिए, जैसा भी पेपर आएगा मैं उसको अटेम्प्ट कर लूंगा। और अभी हमने समझे हैं को प्राइम नंबर, जो हमने पूरा कंपाइल कर दिया आपके लिए एक ही पेज में। उसकी डेफिनेशन लिख दी है, जो हमने समझी है उसकी डेफिनेशन लिख दी है हमने आपके लिए, उसकी डेफिनेशन लिख दी है, कुछ एग्जांपल्स लिख दिए। बस टिल मैं आपको बोलूंगा ये एग्जांपल्स या ये बातें, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो नंबर एक के बाद एक आते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, वो हमेशा को प्राइम होते हैं। स्टिल मैं आपको नहीं बोलूंगा चीजें याद करके बैठिए आप, एग्जाम में क्वेश्चन है तभी सोच लिए कैसे है। कंसेक्यूटिव एक के बाद एक है, 7 के बाद 8 होगा, 13 के बाद 14 होगा, 47 के बाद 48 होगा, उनका जो एचसीएफ होगा 1 ही होगा, तो वो आपके कैसे नंबर होंगे? वो प्राइम नंबर होंगे। कॉम्पोजिट नंबर जो हमने समझा था अभी, ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये आप कुछ तो याद भी करते रहेंगे जब जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी बात होती है, चीजें में पहले से आती है, हमने करी है प्रैक्टिस। बट ऐसा ना हो कोई नया स्टेटमेंट एग्जाम में आप उसे पहचान ना पाए। उसके लिए आपको डेफिनेशंस हमेशा क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से, आप इसको नोट कर सकते हैं। डन, कॉपी कर ले सभी ने। ये था आपके आज के लेक्चर का लास्ट मेजर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, एक ही बारी में पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपके बोर्ड क्वेश्चंस लेंगे इसी चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चंस। एंड विद दिस वी एंड योर लेक्चर। इसी के साथ हम आपका लेक्चर एंड करते हैं आज का। अगर आपको पूरे लेक्चर में कुछ भी डाउट था, किसी स्टेटमेंट में, किसी पर्टिकुलर पार्ट में, किसी वर्ड में, या इस टॉपिक से आपको इसे छोड़ के भी कुछ डाउट है, कुछ अलग किसी भी बुक में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, या कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं, आपकी ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लास, कुछ भी आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए। बहुत बेसिक होगा तो कमेंट में ही एक्सप्लेन कर देंगे। अगर हमें लगता है हाँ वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमसे मिस हो गया है, तो आपको शॉर्ट वीडियो में वो भी कवर कराएंगे। आप पढ़ने वाले बनिए, पढ़ाएंगे आपको। एंड आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं आपका। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर ही। में ये इंक्लूडेड है, तो इन 9th वालों के लिए भी चलिए करते हैं साथ में, आप स्टेप वाइज समझेंगे। सबसे पहले यही एज्यूम कर लिया कि √5 रैशनल है। क्लास 9 में भी 5 को p/q फॉर्म में उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, तो वो स्टेप लिख। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप 2√5, एक पर्टिकुलर नंबर को नहीं, ऐसे दो नंबर्स मेथड ही रही, मतलब हम बिल्कुल ऑपोजिट स्टेप थोड़ी मिस कर दो तो थोड़ा बट के को प्राइम है, पूरी प्रोसेस करी थी उससे ही लिख सकते ए और बी कैसे हैं को प्राइम। अब तो पूरी सेम प्रोसेस ले जाएंगे कि रैशनल प्रूफ करना है 1/√2 को। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इरेशनल प्रूफ करना है 1/√2 को, जैसे थोड़ा सा अलग देखिए फॉर्मेट करेंगे। अब फॉर्मेट आ गया हमें, जो भी हमें क्या बनाना होता है सब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही किया होगा आपने। जब आप पूरा स्टेप वाइज कोई चीज को सीखते हैं कभी गलती नहीं होती। गलती कब होती है? जब फालतू रट लिया, कैसे भी रट लिया उसको, नहीं ये लिखना है वो आपने करी। एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, वैसे ही करूंगा इसको, एक को 7√5, बस वो कहानी लिखनी है जो आपने समझ ली। A/7 भी रैशनल है, क्यों रैशनल है? क्योंकि ए और बी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1